ओके, पहले मैं इसका टोटल निकाल लेता हूँ, ठीक है। टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट 9 and 6, सही है। और एक तरीका ये कि मैं सेल्स में से क्या करूँ, एक तो ये लिखने का तरीका है विद द बेसिक फॉर्मूला। दूसरा तरीका ये है, जरा देखिएगा, सेल्स की जो अमाउंट है ना, जितनी रेंजेस में, उसको मैं एक नाम दे देता हूँ सेल्स का, और कॉस्ट की रेंज को सेलेक्ट करके उसको एक नाम दे देता हूँ कॉस्ट का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, सेल्स माइनस कॉस्ट, और यहाँ पर ये क्यों नहीं आया, ठीक है, ये आ गया। तो यानी इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। तो आपको ICAP में ना इस तरह से भी फॉर्मूलाज नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है कि इक्वल्स टू सम लिखा हुआ है। अच्छा, ये किसी भी फंक्शन के साथ हो सकता है, A1 से लेकर A10। एक तो ये बिहेवियर है। दूसरा बिहेवियर ये नजर आ सकता है, ये भी सही है कि सम के अंदर दो रेंजेस को मिला रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा बिहेवियर ये नजर आ सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू हार्ड कोड कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग द सेल एड्रेसेस, हम वैल्यू को हार्ड कोड करके उसका सम निकाल रहे हैं। चौथा बिहेवियर ये भी हो सकता है, जो भी मैंने आपको बताया। इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि ये नेम रेंज है। फॉर एग्जांपल, अगर A1 से A1 को मैं एक नाम दे दूं बैलेंस, तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं, ठीक है। या मैं A1 से इसको A10 कर दूं। क्लियर होती है बात, सही है। कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, कैसे, नेम रेंजेस के अंदर अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ये गलत होगा। ये इसलिए गलत होगा क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अगर ये दोनों एक नाम है ना, तो नेम रेंजेस में कभी भी स्पेसेस नहीं, नेम रेंज हमेशा एक साथ होगी। अगर दो अल्फाजों के दरमियान आपको गैप देना, तो आप अंडरस्कोर भी साइन करें, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो लेट्स डिस्कस द इफ फंक्शन। इफ फंक्शन हम कब यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी होगी तब हम इफ के फंक्शन को यूज कर रहे हैं, राइट। सिंपल सी एग्जांपल है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। देखिए, लॉजिकल टेस्ट में दो चीजें आती हैं। नंबर वन इज एक्सप्रेशंस, नंबर टू द टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, आइदर इट कैन बी रिलेटिव, एब्सोल्यूट, 3D, मिक्स, अब आपको पता चल गया। तो अभी हम इसको जरा यहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर B2 में वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हो, कॉमा लॉजिकल टेस्ट मैंने डिफाइन किया, देन आई विल अप्लाई वैल्यू ट्रू। तो अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है, ठीक है, सेल के अंदर उसको 50 से अबव नंबर मिल जाता है या इक्वल टू 50 मिलता है, तो स्टूडेंट पास होगा। अब क्योंकि ये एक वर्ड है ना, तो मैं उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा हूं। अगर ये वैल्यू होती तो नहीं लगाता। अगर मुझे इसकी जगह कोई नंबर टाइप करवाना हो तो मैं इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करता, ठीक है। वाइस वर्सा सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ऑप्शन विल बी फेल, ठीक है, और आप इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। दैट्स द सिंपल इफ। एक सेल के अंदर आप मैक्सिमम 64 इफ यूज कर सकते हैं, नॉट मोर देन 64। जब आप एक सेल के अंदर एक से ज्यादा इफ यूज करते हैं तो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं, क्योंकि आप नेस्ट कर रहे हैं उस सेल के अंदर मल्टीपल इफ्स को, सही है। वो कौन सी सिचुएशन होगी जब आप नेस्टेड इफ यूज कर रहे होंगे, बताइए। ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जब आप नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्या लगता है, सोचें। दो सब्जेक्ट्स नहीं, सोचो तो। यस, कौन सा क्राइटेरिया, एग्जाम्पल बताओ रियल थोड़ा सा। नो, नॉट विद द परसेंटेज। वेरी गुड, ग्रेड्स। किसने कहा था ग्रेड्स, या ग्रेड्स, ठीक है। क्योंकि स्कूल ने डिफाइन किए हैं 5 ग्रेड्स with respect to the marks you will obtain, but every student not get all the grades at the same time.
एक मार्क्स पे एक ग्रेड मिलेगा, वो चाहे ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल एफ्स लगेंगे बेस्ड ऑन द मार्क्स, सही है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय एक कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। उसने रीजन वाइज अपने बिजनेस को डिवाइड किया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एम्प्लॉय को कमीशन या बोनस देना है, तो एक एम्प्लॉय सारे रीजन में सेम एट द टाइम प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ एम्प्लॉय ईस्ट में काम कर रहे हैं, कुछ नॉर्थ में काम कर रहे हैं, तो वहां पर नेस्टेड एफ लगेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, एम्प्लॉय नंबर्स हैं, नेम्स हैं, एक्सपीरियंस एंड देयर मंथली सैलरी, एंड वी नीड टू allocate the bonus, either the person will get the bonus or either he will not get the bonus, ठीक है। So the criteria is those employees who have the experience of 5 or more than 5 years and at the same time they have the salary of 12,000 and more than 12,000, they will be getting 20% for that respective monthly salary. And if any of these both conditions didn't match for that particular employee, he or she will not get that bonus, right? तो नाउ अगर हम इफ यूज करेंगे सिंपल या इसको नेस्ट भी करेंगे तो मोटिव पूरा नहीं होगा, बिकॉज कंडीशंस मल्टीपल है, कंडीशंस मल्टीपल है, लेकिन उन दोनों को सेम एट अ टाइम ट्रू होना है। तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, एंड यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल सॉल्व। पहले मैं आपको एंड बता देता हूँ, इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन। नाउ आपको यहाँ पर एक सिंटेक्स नजर आ रहा है, लॉजिकल 1 2 एंड देन इट गोज ऑन, we don't remember that how many are there. So what we need to do is click on that fx button and you will get that answer that there are 255 conditions maximum in that particular one cell, ठीक है। So we don't need to write 255. In practical life we generally use 6 to 7. Equals to end logical 1 will be for the employees who have the experience more than 5 or 5 years, ठीक है। अगेन हम सिस्टम से कैसे बात कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि A2 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो एंड साइमल्टेनियसली B2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12,000 हो, अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो सेल मुझे ट्रू शो करेगा। नाउ द ट्रू एंड फॉल्स, both these values are called not exactly the logical, but right? No, the true and false together are called, अगर again MCQ आ जाता है, the true and false values are called in Excel are the Boolean values. Boolean values. No idea. The true and false are not exactly the values, but there are the systematic numbers or binary, you can say 1 and 0. So in Excel, true consists the value of 1 every time in every function, and the false consists of the 0. These together are called the Boolean values. ठीक है। नाउ ये जो एंड का फंक्शन है ना, इसके अंदर जब आप कंडीशंस को ऐड करते हैं तो इसका जो आंसर ड्राइव होगा या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, विद रिस्पेक्ट टू कि अगर आपने कोई टेक्निकल मिस्टेक की है तो कोई एरर आ जाए, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट अगर यहाँ पर मैंने दो कंडीशंस को बिल्कुल ठीक से डिफाइन किया है तो मुझे पता है कंडीशन 1 मीट हो रही है, एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो ट्रू की वैल्यू क्या है एक्सेल में, 1 है ना, और मुझे पता है मंथली सैलरी मीट हो रही है, फॉल्स है ना, फॉल्स की वैल्यू क्या है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0 इन मैथ्स, तो मैं 0 लिखूं या फॉल्स लिखूं बात एक ही है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ देख लें, एक्सपीरियंस 5 से ग्रेटर है, ट्रू 1, सैलरी 12 से ग्रेटर है, ट्रू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, so true is 1 in Excel. So either this function will produce true or false, but what we need is कि हमें लॉजिक्स तो टेस्ट करवाने हैं हर एम्प्लॉय के, बट हमें अपना कस्टमाइज रिजल्ट भी तो चाहिए उसके साथ। मैं अपना कस्टमाइज रिजल्ट लिखवाना चाहता हूँ तो मैं इफ के अंदर उसको लिखवा सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ और एंड को नेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास रियल रिजल्ट्स जनरेट होंगे। एंड हाउ आई विल राइट कि पहले मैं इफ से उसको स्टार्ट करूंगा, फिर एंड होगा,
वही सेम लॉजिक्स में यहाँ डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और फिर जो मेरा रेलिवेंट रिजल्ट है मैं उसको यहाँ पर, अब यहाँ तो मैं रिजल्ट यहाँ पे लिखवाऊँ, मतलब खुद लिखूँ, टाइप करूँ, यहाँ फिर अगर वो रिजल्ट किसी सेल के अंदर मौजूद है तो मैं उसका एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है। पहला रिजल्ट H3 में है, दूसरा H4 में है, मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मुझे जरा कोई स्टूडेंट एक बात बताए कि यहाँ पर 0 क्यों आया है। वेरी गुड सर, आपने H3 और H4 फर्स्ट पे तो बिल्कुल ठीक लोकेशन डिफाइन की है, लेकिन चूंकि जब ये फॉर्मूला नीचे डाउनवर्ड ड्रैग होगा तो रिलेटिव अपना एड्रेस चेंज कर देगा और वो यहाँ से ड्रैग होकर नीचे चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर F2 करके देखें तो आप देख रहे हैं उसको एब्सोल्यूट ना बनाने की वजह से रिजल्ट आपकी गलत पॉपुलेट हुआ। सो नाउ वी नीड टू थिंक कि भाई हम जब फॉर्मूला या फंक्शन क्रिएट करते हैं तो किन चीज़ों को एब्सोल्यूट करना है और किन चीज़ों को रिलेटिव रखना है टू गेट द करेक्ट रिजल्ट्स। अदरवाइज वी विल गेट द रिजल्ट बट दे विल बी रॉन्ग रिजल्ट, दे विल बी रॉन्ग, ठीक है ना। So 20%, either the 20%, either the no bonus in that case, ठीक है। क्लियर होती है एग्जाम्पल? सही। इस H3 की जगह पर मैंने आपसे कहा कि यहाँ तो मैं रिजल्ट लिखवा सकता था, यहाँ मैं सेल का एड्रेस दे सकता था, इसके अलावा और क्या कर सकता था, इस सेल का एक नाम देता और वो H3 की जगह मैं वो नाम भी लिख सकता था, नेम रेंजर्स, मतलब मैं ये भी कर सकता था, ठीक है। तो अगर आप इस ग्रिड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें तो आपको एंड और का फंक्शन जो है वो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 सिचुएशंस, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एंड के अंदर हमने 4 लॉजिकल टेस्ट लगाए और सिचुएशन 1 के अंदर पहला लॉजिकल टेस्ट में मुझे ट्रू दिया, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, तो अल्टीमेट रिजल्ट एंड का क्या होगा? यहाँ पर क्या मेरे पास आएगा? फॉल्स आएगा या ट्रू? कितने कहते हैं ट्रू आएगा? हमने एंड का फंक्शन यूज किया है, उसमें 4 लॉजिकल टेस्ट लगाए हैं और वो इंडिविजुअली ये पॉपुलेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या पॉपुलेट होगा? फॉल्स पॉपुलेट होगा, बिल्कुल ठीक है। ट्रू उस वक्त एंड के अंदर पॉपुलेट होगा जब आपके सारे रिजल्ट्स ट्रू हो। अगर उन लॉजिक के अंदर कोई एक भी फॉल्स होगा तो अल्टीमेट रिजल्ट एंड का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसका वाइस वर्सा समझ लो, अगर जितने भी लॉजिकल टेस्ट आप डिफाइन करो उसमें एक भी ट्रू हो गया तो अल्टीमेट रिजल्ट और का क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट, फिर आप उसको ऐड और को यूटिलाइज कर सकते हैं। So moving forward, you have 2 kinds of functions. Number 1, volatile. Number 2, non-volatile. Non-volatile example, volatile के example there are 2 numbers और मैं सिर्फ उनको ऐड करना चाहता हूँ। This is the non-volatile function, क्योंकि let's suppose अगर मैं इसको सेव करता हूँ और 2 दिन बाद ओपन करता हूँ तो यहाँ पर 5 से 6 नहीं हो जाएगा या 7 नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये डेटा स्टैटिक रहेगा, सेम है। तो ऐसे तमाम फंक्शंस जो सिस्टम के डेट टाइम से कनेक्टेड नहीं है या कोई अनइवन बिहेवियर से रिजल्ट चेंज नहीं हो रहे, वो सारे नॉन वॉलेटाइल फंक्शन हैं। बट व्हाट इफ कि अगर मैं एक ऐसा फंक्शन यूज करता हूँ जो मुझे आज की डेट दे रहा है, ठीक है ना, ये कहाँ से डेट पिक कर रहा है? मेरे सिस्टम से। तो अगर इसको मैं सेव करता हूँ और कल फिर से ओपन करूंगा तो ये डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम से डेट कनेक्टेड है, वो भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल फंक्शंस। तो आपको डेफिनेशंस पता चल गई। इसको वॉलेटाइल कहते हैं। यस, टुडे इज द वॉलेटाइल फंक्शन जिसके रिजल्ट्स चेंज हो जाए थोड़े टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली, जो यूजर नहीं कर रहा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो दीज आर द वॉलेटाइल फंक्शन। इसी तरह से एक और फंक्शन है आपके पास नाउ का, जो आपको डेट और टाइम दोनों बताता, ठीक है। So these are the volatile functions or sum, index, VLOOKUP, average, ये there are, these are the non-volatile functions. सही। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ रैंडम नंबर्स हैं
ठीक है, और इसमें से मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो यू हैव अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर आ गया। फॉर एग्जांपल मिनिमम नंबर निकालना है, यू ऑल नो मिनिमम का फंक्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, फंक्शंस ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, आई कैप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स A1 से लेकर A10 तक, कॉमा लगाया उसने, तो उसने एक वैल्यू लिखी, फिर इसके बाद उसने एक नेम रेंज लिखी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट जगहों से नंबर एक साथ आ रहे हैं और उसमें से फिर मैक्सिमम निकल रहा है। ठीक है, सो दिस इज मैक्स, दिस इज मिन। अब लेट्स सपोज मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए उसमें से। ठीक है ना, ये नंबर्स तो है, मैक्सिमम मुझे हाईएस्ट ला के देता है, मिनिमम मुझे मिनिमम ला के देता है, लोवेस्ट नंबर। फॉर एग्जांपल if I want second highest, so I have to go with the one more function which is called large function. सही है, इक्वल्स टू लार्ज। सबसे पहले आपने एरे सेलेक्ट किया और इसके बाद वैल्यू डिफाइन की कि कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो आपने क्या लिखा, 2 लिखा। अगर आपको थर्ड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए होगी तो आप 3 लिख देंगे 2 की जगह। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी डेटाबेस के अंदर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ड्राइव हो जाएगा। सेम गोज विद द अपोजिट साइड। मिनिमम आपको मिनिमम नंबर ला के देता है, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए तो लार्ज की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। राइट, एवरेज आप सबको पता है, इट्स अ सिंपल एवरेज। ठीक है, वो आप एवरेज निकाल रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ, फिर वी विल डिस्कस दैट। कुछ टेक्स्ट फंक्शंस की बात हम करते हैं, क्विकली शॉर्टली कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है जो लेफ्ट साइड से आपको कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल कर देता है। फॉर एग्जांपल B3 में एक वैल्यू है और मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स मुझे ड्राइव करके दे। तो आपको पता है कि एक वर्ड में से शुरू के 3 कैरेक्टर्स कैसे ड्राइव हो रहे हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके पास ऑप्शनल होता है जो आप स्किप कर सकते हो। तो ये जो नम कैरेक्टर्स है ये ऑप्शनल है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूँ और उसको स्किप कर देता हूँ और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे एक वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो उसकी ऑप्शनल वैल्यू है वो है 1। सही है, तो यहाँ तो आप यहाँ पर डिफाइन करें कॉमा 1, और 1 डिफाइन ना करना हो, अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। ठीक है, ओके। तो ये था लेफ्ट। इसी तरह से इसका अपोजिट राइट है, वो राइट साइड से आपको 3 कैरेक्टर्स या 4 जो भी रिस्पेक्टिवली आपको चाहिए वो ड्राइव करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिड वे से आई और एस को निकालना है तो मुझे मिड का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं है जो ऑप्शनल हो, यानी तीनों डिफाइन करना है यूजर को। सो टेक्स्ट कहाँ मौजूद है, कहाँ से स्टार्ट करना है। सो इसमें देखें, इस वर्ड के अंदर हर अल्फाबेट अपनी एक रिस्पेक्टिव पोजीशन रखता है। सो आई जो है वो 4th पोजीशन पे इस वर्ड के अंदर। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 4th कैरेक्टर से, 4th पोजीशन से। और मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने, आई और एस, 2 अल्फाबेट्स हैं। तो आई विल राइट 2 हियर, मेरे पास आई और एस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इंडस्ट्री के अंदर इट्स नॉट वेरी सिंप्लीफाइड। मतलब आप क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं तो ये बहुत आपको इजी लग रहा है कि 3 4 5 लिख दिया, लेफ्ट राइट मिड लिख दिया, बट इसका कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट होता है व्हेन वी डिस्कस रियल लाइफ एग्जाम। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, लेकिन अभी मैं एग्जाम फोकस आपको लेकर चल रहा हूँ। क्लियर है ये तीनों फंक्शंस? देन यू हैव सम मोर बेसिक फंक्शंस लाइक नाम लिखा हुआ है स्मॉल में कैपिटल में करना है तो यू नो के अपर का एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है, देयर आर नो मोर आर्ग्यूमेंट्स अटैच्ड टू दैट। फॉर एग्जांपल रहीम कैपिटल में हो गया, स्मॉल में करना यू हैव द लोअर फंक्शन एंड देन यू हैव द प्रॉपर एज वेल। प्रॉपर क्या करता है, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल में होगा और रिमेनिंग विल बी इन स्मॉल। ठीक है, नाउ आई नीड टू गिव यू वन स्मॉल चैलेंज। आप लिखें इसको जरा अपने टेक्स्ट के अंदर। लेट सपोज मैं एक सेल में लिख रहा हूँ टू बी और नॉट टू बी। यू विल
ड्राइव द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, और फिर मुझे बताना है कि आपने क्या क्रिएट किया है। सो फॉर एग्जांपल द क्यूरी इज, एक सेल में लिखा हुआ है टू बी और नॉट टू बी एंड यू नीड टू कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो आप में लिखेंगे टू बी और नॉट टू बी सारे स्मॉल लेटर्स में, और सोल्यूशन क्या है, डिफरेंस निकाल लो, सोल्यूशन क्या है, और मुझे जरा फॉर्मूला लिख के बताओ कैसे बनेगा, कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करोगे जिससे ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जरा करें इसको। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर लगेगा, फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू प्रॉपर, तो प्रॉपर में अभी हमने एक चीज पढ़ी कि हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग। गो अहेड। सेंटेंस के जिसमें होता वर्ड में होता है। How this will be converted into this? Difference देखें तो बहुत बड़ा नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना टी, व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड, इज कैपिटल एंड रिमेनिंग आर द स्मॉल। The trunk used for the numbers which eliminates the decimal, ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी है। ट्रंक बता रहे हो? यस। हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो। कैसे लगेगा वो लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आके परफॉर्म कर सकते हो? अभी लोगों की नहीं दिया दिया बेटा दिया है एकदम ठीक है। पहले मुझे कुछ चीजें बताएं कि आपको ये चीजें पता है कि नहीं पता। ये कौन सा साइन है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, राइट, लेस देन, इक्वल, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं? मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ इसमें, ठीक है, मैं तो मतलब थोड़ा बोल के बताओ ना, क्या कैसे नॉट इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे? हाँ, इक्वल्स टू का साइन लिखेंगे और डायगोनल लाइन क्रिएट करेंगे, ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन एक्सेल में इस तरह से होता है, याद रखिएगा। नॉट इक्वल्स टू एक्सेल के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन की साइन को एक साथ लिखोगे तो उसका मतलब नॉट इक्वल्स टू होगा, ठीक है। एक और चीज बताओ, इसको क्या कहते हैं? हाँ, गुड, ठीक है। इसको एंड नहीं कहते, इसको एम परसेंट कहते हैं। और इसको एम परसेंट क्यों कहते हैं ये बताओ। कॉन्टिनेंट का मतलब ज्वाइन करना। तो ये साइन यूज होता है जब आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को या दो से ज्यादा फॉर्मूलाज को ज्वाइन करना होता है आपको। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल में रहीम लिखा है और दूसरे में अली लिखा हुआ है और मुझे इन दोनों डिफरेंट सेल्स की वैल्यूज को एक सेल में लेकर आना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? K5 M%, दिस इज नॉट एंड, दिस इज M% K6। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों को ज्वाइन करा है। एंड इफ यू वांट अ स्पेस इन बिटवीन, तो आप स्पेस को इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो रहीम स्पेस अली कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा। दिस इज M% ज्वाइनिंग टू और मोर देन टू लॉजिक्स और टू और मोर देन टू सेल्स, ठीक है, उस वक्त ये काम आता है। तो अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम जरा उस क्यूरी की तरफ आते हैं कि कैसे
किया जाता है उसको सॉल्व। सो मैं आपको बहुत ही डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ नहीं ला रहा, उसको बिट्स एंड पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है। ये बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है, सही है। आपको जो डिफरेंस नजर आया था सोल्यूशन के अंदर वो टी कैपिटल था। कोई भी स्मॉल चीज को कैपिटल करने के लिए कौन सा फंक्शन है? अपर। ये आया दिमाग में। और ये जो टी है वो किस पोजीशन पे, लेफ्ट पे या राइट पे? लेफ्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, अपर भी आपने पढ़ा हुआ है। सो लेफ्ट अपर कॉमा 1। मैं एक्सेल पर क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पर एक सेल है H4, उसको कैपिटल करो, लेकिन पूरे सेल को नहीं। किसको करो कैपिटल? लेफ्ट साइड से सिर्फ पहली वैल्यू को कैपिटल कर दो। तो इसने मुझे एक कैपिटल भी दिया, लेफ्ट साइड से उसको कैपिटल भी कर दिया, क्योंकि मैंने नेस्ट किया है दो फंक्शंस को, लेफ्ट और अपर। फिर आगे की जो सीक्वेंस है ना, दैट इज सेम। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि ये जो O है, ये ना तो लेफ्ट साइड पर है ना राइट साइड पर है, ये है मिड में। ठीक है, तो अब जरा यहाँ देखिएगा, इक्वल्स टू मिड, सेल का रेफरेंस दिया, आपने कहा कहाँ से स्टार्ट करो, मैंने कहा 2 से स्टार्ट करो। 4 से स्टार्ट करना है, उसकी वैल्यू क्या है? सेकंड पोजीशन पे ये सेल के अंदर। और इसके बाद कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं? तो देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इन सारे अल्फाबेट्स और स्पेसेस को काउंट करूं, और जब यहाँ तक पहुंचे तो मेरे पास एक नंबर आपको होगा 17, 18, 20, 21, जो भी। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं मैनुअली सबको काउंट करता रहूं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बड़ा नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 99। मुझे पता है कि 99 से मैं कम ही हूँ, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये एग्जैक्टली सेम अल्फाबेट्स जितने भी सेकंड पोजीशन से वो सारे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, दिस सेल m% दिस सेल। तो ये आपके पास इस तरह से सोल्यूशन बना। अगर मैं बिल्कुल ही एक ही सेल में इसको लिख कर बताऊं तो मैं m% की साइन यूज कर रहा हूँ, मिड का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, कॉमा 2 कॉमा 99 ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज एग्जैक्टली कन्वर्टेड इनटू दैट। बट प्रैक्टिकली टेक्स्ट के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से फंक्शन को अलग तरीके से पढ़ा दूंगा। आई कैप के अंदर कॉन्सेप्चुअल साइड की बात आती है, तो आपका दिमाग उस लेवल तक काम करना चाहिए। एक नजर तो बजाय सोल्यूशन बड़ा इजी था, लेकिन the solution within the formulas और functions कैसे मिलता है, ये थोड़ी चीजें आपने मेरे ख्याल से किया। क्लियर है ये? ठीक है, इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप थॉट प्रोसेस लगा सकें और एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा और अच्छा तैयार हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम और मजीद टॉपिक देखते हैं, और फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद 10 मिनट का ब्रेक भी कर लेंगे ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, फिर सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे हम लेकर और फास्ट होता चला जाएगा, बिकॉज दिस इज 2 days चैप्टर्स टू कवर। तो नेक्स्ट इज ओके सब टोटल। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि बेसिकली दिस इज द लाइव सेशन व्हिच इज गोइंग ऑन इन द सब्सक्राइबर एज वेल, बट यू पीपल आर, तो ये सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। सही, लास्ट अटेम्प्ट में दिसंबर में जो मैंने लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जो पढ़ाया था वो भी रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, तकरीबन 5.5 घंटे की वीडियो में। तो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, you have that all the recording of my videos of AFC। ठीक है, so I guess लिखो नहीं तो ज़्यादा बेहतर है, समझ लो, मतलब कंसंट्रेशन स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, बट इट्स योर चॉइस। एक और AFC4 की बुक पब्लिश हो जाएगी, ठीक है, वर्कशॉप के हवाले से। बट कंटेंट देखो, डिजिट चीज़ अगर IT है, डिजिटल पढ़ रहे हैं तो एवरीथिंग शुड बी डिजिटल। सही है, एट द एंड ऑफ द क्लास आप सबके ईमेल एड्रेसेस मैं लेकर जाऊंगा, सारा कंटेंट मैं शेयर करूंगा, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, वो उन ईमेल्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो एवरीथिंग इज इन डिजिटल, यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट टॉपिक इज सब टोटल। टेक्निकल एरिया कवर करता चलो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स ABCDE, देन लेट्स से टोटल, और ईयर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 12,
13, 14। रैंडम नंबर्स मैं स्मॉल दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशंस हम जल्दी से जल्दी कर सकें। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको देना, ठीक है। नाउ टोटल बिल्कुल सही है, यहाँ गलत है। इतना सोच लो यार। सही सही, टोटल सही है। व्हाट इफ के मैं दो प्रोडक्ट्स को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। टोटल गलत इस मरतबा है। अगर मैं इसका प्रिंट निकाल के किसी को दूंगा, वो कहेगा नजर तो 3 वैल्यूज आ रही हैं, आप बता 50 रहे हो। तो अगर रॉस हम, क्योंकि एक लार्ज डेटाबेस होता है और उसके दरमियान में कुछ रॉस समटाइम्स हम हाइड करना चाहते हैं अननेसेसरी चीज़ों को, बट उसमें नंबर्स होते हैं, तो सम फंक्शन की क्या लिमिटेशन है कि वो हिडन रॉस के डेटा को भी इंक्लूड कर देता है और हमें उसको एक्सक्लूड करना है लॉजिकली, क्योंकि जब हम प्रिंट निकाल के रिपोर्ट देंगे तो वो नंबर्स गलत होंगे। तो हम वहां पर सम यूज नहीं कर रहे बल्कि क्या यूज करते हैं, सब टोटल के फंक्शन के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जैसे सबसे पहले कह रहा है फंक्शन नंबर, कि आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं इसके अंदर। तो आपके पास एक लिस्ट होती है, सही है, कि अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो वो 1 से होगा, अगर मुझे मैक्स कैलकुलेट करना है तो मैं 1 की जगह 4 लिखूंगा। अभी मुझे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 9 यूज करूंगा, सम यूज करूंगा, ठीक है। मैंने 9 यूज किया। कॉमा, रेफरेंस 1 में हम रेंज डिफाइन कर देंगे, जो भी हमारे डेटाबेस की रेंज होगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, टोटल आ जाएगा। अब लेट्स से कि मैं दो प्रोडक्ट्स को अगेन हाइड कर देता हूँ, ये भी आ रहा है, ये भी स्टिल गलत है, ऑल्दो मैंने फंक्शन भी चेंज कर दिया, मैंने तो सम की जगह सब टोटल अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपको जब सब टोटल के अंदर एक लिस्ट नजर आती है 1 से लेकर 11 तक की, क्योंकि इसके अंदर 11 फंक्शन है ना, ठीक है, 1 से 11 तक की। और फिर आपके पास एक और लिस्ट है जो स्टार्ट होती है 101 से 111 तक। तो एक सम आपके पास मौजूद था 9 पे, दूसरा आपके पास कहाँ पर मौजूद है 109 पे। ये 109 करेगा क्या, ये हिडन रॉस के डेटा को एक्सक्लूड कर देगा, काउंट नहीं करेगा, सम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये मेरा टोटल बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। अब लेट्स से ये तो था रॉ वाइज टोटल, मतलब इस रॉ के ऊपर टोटल का क्या इम्पैक्ट होता है जब मुझे रॉस की को एक्सक्लूड करना होता है। तो मैं सब टोटल के अंदर 109 यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉलम का टोटल करना चाहें, ठीक है, तो अगर मैं इस कॉलम को हाइड कर दूं तो यहाँ 30 से क्या हो जाना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सम यूज किया, इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, सब टोटल। और सब टोटल के अंदर इसको कैसे यूटिलाइज करूंगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 109, रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया, और अब मैं कॉलम को हाइड करने जा रहा हूँ। तो क्या ये चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो एक बात याद रखिएगा, सब टोटल सिर्फ रॉस के ऊपर काम करता है, कॉलम्स पे काम नहीं करता, चाहे 9 यूज करो या 109। क्लियर है। अरे रोज पे रोज पे जब हाइड करेंगे तो काम करेगा, कॉलम हाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसको, वो स्टिल कैलकुलेट होता है। ऐसे तो अपना रॉन्ग होती है। जब उस टॉपिक पे आएंगे तो मुझसे पूछ भी लेना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है इसके हर कॉलम की जो है ना विड्थ है, वो कॉलम कब हाइड होगा, जब उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। विड्थ नेगेटिव नहीं जाएंगी, या तो वो 0 होगी, हाइड होगा, या फिर वो अनहाइड होगा। शॉर्टकट कीज अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल 9 कंट्रोल 0 है टू हाइड द कॉलम एंड रॉस, कंट्रोल शिफ्ट 9 एंड कंट्रोल शिफ्ट 0 टू हाइड द कॉलम एंड रॉस। बट पॉइंट इज कि यहाँ पर एक चीज समझ लें कि कॉलम की विड्थ होती है और रॉ की हाइट होती है। तो अब जरा कॉलम की विड्थ पे जाते हैं। डिफॉल्ट आपको पता है 8.43 है, मैक्सिमम हमें नहीं पता। अगर हम मैक्सिमम की जगह कुछ एक बड़ा नंबर टाइप करते हैं और ओके करते हैं तो वो मुझे शो कर देगा 0 से 25।
ठीक है। और इसी तरह से अगर रॉ पे जाते हैं और रॉ की हाइट की तरफ जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट इज़ 15। उस वक्त आपको जो भी डिफ़ॉल्ट वहाँ नज़र आ रही हो वो देख लीजिएगा। और अगर हमें मैक्सिमम नहीं पता तो 0 से 409 तक है, ये आपके स्टडी टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैंने लिखा और मुझे इसमें से अननेसेसरी स्पेसेस को डिलीट करना है, ख़त्म करना है, क्या यूज़ करेंगे? ट्रिम का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। ठीक है। चीज़ याद रखिएगा, जो मैं आपको एक थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रहा हूँ सेफ साइड रखने के लिए, कि जो भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स आप स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं उसके बैक एंड पे उसकी कोडिंग हुई भी होती है। तो सॉफ्टवेयर पे तो कोडिंग ही चल रही होती है ना, बैक एंड पे आपके पास फ्रंट एंड यूज़र है, इंटरफेस मौजूद है। अगर मैं एक सेल में ए लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कैपिटल है और मुझे देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बैक एंड पे क्या कोड यूज़ किया है इसको डेवलप करवाने के लिए, तो मेरे पास एक फंक्शन है कोड का, तो मुझे बताता है कि एक्सेल में 65 जो है वो डिनोट करता है कैपिटल ए को। अगर मैं स्मॉल ए लिखूंगा तो वो 97 को डिनोट। पॉइंट है कि ऊपर जितनी भी कीज है ना उन सब का एक कोड है, क्योंकि आप जब लिख रहे हो तो आपको सामने इंटरफेस नजर आता है लेकिन बैकएंड पे कोडिंग काम करती है। यहाँ पर हमारे पास अननेसेसरी स्पेसेस थे। ठीक है। उन अननेसेसरी स्पेसेस को किसने खत्म किया? टाइम के फंक्शन ने। स्पेस भी एक कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सेल के अंदर एक स्पेस ऐड करता हूँ और जैसे इंटर प्रेस करता हूँ ना तो स्पेस का कोड क्या है एक्सेल में? 32। ये जो कीबोर्ड के ऊपर स्पेस बार होता है ना, उस स्पेस को जब आप प्रेस करते हो तो कोड क्या जनरेट होता है? 32। दीज आर कॉल्ड ब्रेकिंग स्पेसेस। जब भी आपको ब्रेकिंग स्पेसेस को खत्म करना होता है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो? ट्रिम का फंक्शन यूज करते हो। सर अगर ब्रेकिंग स्पेसेस हैं तो नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस भी होते हैं। नॉन ब्रेकिंग, ये सेफ साइड बता रहा हूँ आपको एडिशनली, अगर नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को खत्म करना हो ना तो वो ट्रिम का फंक्शन खत्म नहीं करता। वो कौन सा फंक्शन है वो लिखवा देता हूँ, कौन सा फंक्शन खत्म करता है। हाँ बस ये इतना याद रख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ब्रेकिंग स्पेसेस कीबोर्ड वाले नॉर्मल स्पेस जो कौन खत्म करता है? ट्रिम का फंक्शन खत्म कर देता है। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस कौन सा फंक्शन खत्म करता है? तो नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस ऐसे प्रोड्यूस होता है कि समटाइम्स आप कुछ चीजें इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आपके पास कोई पीडीएफ की फाइल मौजूद है और उसको आप सेलेक्ट करके कॉपी करके एक्सेल में ला रहे होते हैं, तो जनरली उसमें ब्रेकिंग स्पेस नहीं होते, नॉन उन स्पेसेस को खत्म करने का सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। डेटा है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे है या किसी और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जो ब्रेकिंग भी है, नॉन ब्रेकिंग भी है, तो वो नॉन ब्रेकिंग कौन खत्म करेगा? यहीं तक रखते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर एक नए पेज के साथ कंटिन्यू करेंगे। राइट। एकदम कोड का फार्मूला बता रहे यार, ये बताया तुमने बताया और एक कोड ही लिखा था, अरे ये वो बोला टॉप लिख कोड लिखा था तुमने, गोल्डन कोड लिखा था वो यहाँ एक लिखा था